multiple copies, so you try to access multiple replicas, it speed up your process. और आपकी जो computation है वो भी हम ये कोशिश करते हैं जहाँ पर डेटा पड़ा हो वहीं उसको compute कर लिया जाए preferably, ठीक है. In the worst case maybe we have to move data, but that is most of the time our preference. तो आप उसको मूव करें और आप लोकल आपकी कंप्यूटेशन करें, नंबर 1. नंबर 2, आपके मल्टीपल रेप्लिकास होते हैं, उनसे रीड करने की कोशिश करें. हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर में. तो आप फॉल्ट टॉलरेंट होगा, थ्रूपुट होगी इसकी जो सुटेबल फॉर एप्लीकेशन विद लार्ज डेटा सेट्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मली अक्सर जो आपके ये डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स होते हैं जिसमें आपके पास अभी हम बाय द वे जितनी ये बातें कर रहे हैं सारी ऑन प्रेमिस सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें सब कुछ आप अपना क्लस्टर बनाना चाह रहे हैं. कोई क्लाउड काफी हद तक आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, वहां पे आपके पास बैकएंड में इंस्टेंस पड़े हुए हैं, आपके पास रेडीमेड चीजें अपनी कौन सी कितनी करनी आप कर सकते हैं, यू जस्ट पे एज यू गो. बट राइट नाउ अगर आपने ऑन प्रेमिस बनाना है तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू डू. अगर आप HDFS यूज कर रहे हैं और आपका जो HDFS आपका डेटा छोटा है, मे बी इट विल बी टू मच फॉर यू, ठीक है ना. आपका डेटा अगर आपका प्रोसेस कर सकते हैं जो कि आपकी कुछ एक बड़ी मशीन के ऊपर प्रोसेस हो सकता है तो व्हाई नॉट, फिर हम उसको यूज करें ना. क्योंकि अगर आप तब करें जब आप कुछ बड़े डेटा सेट आपके पास, आप समझते हैं एक मशीन पर नहीं हो सकता, अब आपने इसको स्केलेबिलिटी को भी देखना, आपने फॉर आप तब आप जाएंगे, अदरवाइज आप इस चीज में जाएंगे नहीं आपकी जो है, ठीक है ना. स्ट्रीमिंग एक्सेस टू फाइल सिस्टम डेटा, ठीक है कि आप फाइल सिस्टम उसमें आपकी यू हैव स्ट्रीमिंग एक्सेस, ठीक है. कैन बी बिल्ट आउट ऑफ कमोडिटी हार्डवेयर, स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर की जरूरत नहीं है. हम जो कमोडिटी हार्डवेयर हमें कोई भी डेल का जो मशीन्स हैं जो आपकी HP की हैं, कोई भी मशीन वी कैन यूज देम, इवन वी कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ देम. वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट. आवर पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट इज देयर शुड बी लाइक प्रॉपर memory, there should be proper processing capability and then storage. ये हमारी चीजें होती हैं इसके अंदर, जो बाकी ऑफ कोर्स नेटवर्किंग आती है. अच्छा, अब हम जरा करते हैं थोड़ा सा इनका डीपर जाते हैं. अब फॉल्ट टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे जब हम HDFS की बात करते हैं तो फॉल्ट टॉलरेंस फेलियर इज नॉर्म रेदर देन एक्सेप्शन. तो नॉर्म जब कहते हैं ना कि हमारे पास अगर हमारा जो मोबाइल फोन है एक चीज है तो ये अगर फेल होता तो हमारे लिए बड़ा वो एक नई बात होती है, दैट इज द न्यूज. जब हमारा सिस्टम खराब होता है तो हम सोचते हैं यार ये तो बड़ा काम खराब हो गया. बट वंस यू आर डीलिंग विद HDFS, सो दिस इज समथिंग नॉर्म. यू वुड एक्सपेक्ट कि ये रोज हो रही है, ये तो आपका सिस्टम ऐसा ना भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए, कभी डाउन टाइम नहीं आना चाहिए आपका आपके क्लस्टर का ड्यू टू दिस काइंड ऑफ फेलियर्स. An HDFS instance may consist of thousands of server machines. Reason क्या ये we are going to explain. HDFS instance may consist of thousands of server machines, each storing part of the file system's data. Since we have huge number of components, बहुत सारे हमारे पास servers हैं, बहुत सारी machines काम कर रही हैं, and each component has non-trivial probability of failure, means that there is always some component that is non-functional. क्योंकि इतना बड़ा क्लस्टर आपके पास तो कभी आपका रैक काम नहीं कर रहा है, कभी आपको वो वर्टिकल आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ आपका और इश्यूज आ रहे हैं, कभी डेटा करप्ट हो गया आपका, तो आइडियली देयर वुड बी सम, ऑलवेज देयर इज सम फेलियर, कुछ ना कुछ कंपोनेंट फेल है. अब आपका जो आपका HDFS क्या करता है, डिटेक्शन ऑफ फेलियर एंड क्विक ऑटोमेटिक रिकवरी फ्रॉम देम इज अ कोर आर्किटेक्चर गोल ऑफ HDFS. HDFS का आर्किटेक्चर ही ऐसा है, फेल होती है, मैं पता कुछ फेल हो रहे हैं, जहां फेल होगा करप्ट होगा हम फौरी तौर पे उसको we will try to address that one. Tolerance, this is very crucial. इसका एक important इसको HDFS takes care of it. डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि आप जो स्ट्रीमिंग डेटा एक्सेस कर सकते हैं थ्रू एप्लीकेशंस. फॉर एग्जांपल आपका इस वन टूल जिसमें आप जो स्ट्रिंग एप्लीकेशन है उनको आप ले सकते हैं. पबसब मॉडल यूज करता है जहां पे आपके पास पब्लिशर्स होती हैं, वहां पे आपके सब्सक्राइबर्स होते हैं, तो उनको यूज करते हुए यू कैन यूज दैट वन. एप्लीकेशन नीड स्ट्रीमिंग डेटा एक्सेस, एप्लीकेशन नीड स्ट्रीमिंग एक्सेस टू डेटा, उनको हैंडल करता है. ये दोनों अभी हम फादर टाइम बिंग इग्नोर भी कर देते हैं क्योंकि हम उस तरह से हम अभी काफका को देख रहे हैं, बट द अदर वन इज फाइन. ये जो आप थर्ड है आपका जो हदूप है ना कि प्राइमरीली आपका बैच प्रोसेसिंग है, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग रेदर देन इंटरैक्टिव यूजर एक्सेस. हमारे पास वो इंटरैक्टिव नहीं है. जिस तरह अगर आपकी जगह आपका कोई शेल स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं या आप एसक्यूएल के साथ करते हैं तो आप क्यूरी लिखते हैं, रिजल्ट आ जाता है. हदूप में इस तरह से नहीं है. हदूप में बैच प्रोसेसिंग
आएंगी, आपने जो कुछ करना है आपने उसमें सबमिट कर दिया, वो उसके ऊपर MapReduce जॉब रन करेगा और बाद में आपको रिजल्ट देगा। आप ये नहीं कर सकते कि रियल टाइम पे आप ये कमांड लिख के मैंने ये गेट कर लिया, उसके बाद मैंने ये एग्जीक्यूट करके देख लिया, तो इस तरह से नहीं है इसके ऊपर जो है, ठीक है ना। तो उसमें आप हाइव के थ्रू आप क्यूरीज लिख सकते हैं, दैट मेक्स यू मोर इंटरेक्टिव, स्पार्क थ्रू कर सकते हैं, बट ओरिजिनली Hadoop इज मोर लाइक बैच प्रोसेसिंग। लार्ज डेटा सेट एंड फाइल्स गीगाबाइट टू टेराबाइट ऑफ साइज, यहाँ पे हमारे पास Hadoop की जब हम सोचते हैं तो वी विल थिंक अबाउट जीबीज एंड टीबीज, नॉट समथिंग लाइक एमबीज। हम छोटे डेटा सेट की बात नहीं करते हैं कि इन दिस कोर्स फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल्स के लिए जो हमारी उसमें छोटा यूज कर सकते हैं, नॉट पर से अगर आपने कोई एंटरप्राइज आर्किटेक्चर बना रहे हैं तो यू वुड नॉट डू दैट। अच्छा, हाई एग्रीगेट डेटा बैंडविड्थ, ठीक है कि आपके पास डेटा की बैंडविड्थ है, जब आपने डेटा ट्रेवल करना है तो दैट इज हाई, कि आप हमेशा उसमें आपका वो हाई होना चाहिए आपका जो है। स्केल टू हंड्रेड्स ऑफ नोड्स इन अ क्लस्टर, आपकी स्केलिंग बहुत ज्यादा है। tens of millions of files in a single instance, it all shows volume that we have a huge volume, ठीक है ना। write one read many, ठीक है। आप इसमें हमेशा ये नहीं होता आपका कि आप बार बार वहां पे आप उसको एडिट कर रही हैं, आप डिलीट कर रही हैं, ये नहीं आपका जो है। नॉर्मली Hadoop में क्या है, हम अपने डेटा को थ्रो कर रहे होते हैं, हम ये करने के बाद हम कहते हैं ये डेटा आपके पास काइंड ऑफ ऐसा है कि जिसको काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज, आप चीजें फेंक रही हैं, फेंकने के बाद अब उसको बार बार आप चेंज नहीं कर सकती हैं। आप उसको ही क्या, आपके पास जब एक दफा डेटा आ गया आपका, उसका रीड वंस एंड राइट मैनी का कॉन्सेप्ट है। फाइल वंस क्रिएटेड, रिटन एंड क्लोज need not to be changed. This assumption simplifies coherency, कि जो आपकी चीज आ गई उसकी रीजन क्या है, जब आप एक रेप्लिका चेंज करेंगे तो बाकियों को आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई हम इस तरह की चीजें नहीं करते हैं। Once we have stored this data, तो हम उसको काइंड ऑफ वहां रखते हैं, कल अगर आप उसका नया वर्जन ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं इसका जो है, ठीक है। MapReduce application or web crawler application fits perfectly. I'm just skipping this last sentence, that's not important. जी MapReduce के ऊपर आ गए। अब क्या है, इसके ऊपर हम डिटेल में देखेंगे MapReduce क्या है। MapReduce में क्या है कि हमारे पास कोई भी फाइल है उसके मुख्तलिफ चंक्स होंगे, अज्यूम करते हैं विकिपीडिया। यस सर एक क्वेश्चन है, मरियम का क्वेश्चन है, वो कह रही है कि स्ट्रीमिंग डेटा से क्या मुराद है? स्ट्रीमिंग डेटा जैसे आपका सेंसर का डेटा आ रहा होता है आपके पास जो है, ठीक है ना, आपके पास किसी और जगह से आपकी एप्स का डेटा आ रहा है आपके पास जो है, कंटिन्यूसली आपके पास जो डेटा आ रहा है दैट इज स्ट्रीमिंग डेटा आपका जो है, ठीक है। तो उस डेटा जब आ रहा है, ये कुछ चीजें जो कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं, इट कुड बी लॉग फाइल, आपकी जो लॉग फाइल चेंज हो रही है आपके पास जो है, आपके सिस्टम की लॉग फाइल चेंज हो रही है। तो उसमें दो तरह का डेटा होगा, एक तो जो सिस्टम का अपना डेटा जनरेट हो रहा है उसको वो मैनेज करता है, दूसरे नंबर पे जो डेटा अगर आप स्ट्रीमिंग डेटा जो आपका रियल टाइम डेटा है, अगर आप उसको हैंडल करना चाहते हैं तो इट कैन बी मैनेज यूजिंग सम टूल्स विद कंपैटिबल टूल्स लाइक Kafka, ठीक है ना। उसको यूज करते हुए आप उसको इंजेस्ट कर सकते हैं, उसको आप रियल टाइम पे प्रोसेस कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपने इसको स्टोर करना है वो कर सकते हैं, उसकी मेटाडेटा मैनेजमेंट कर सकते हैं, आप बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, राइट। ओके ठीक है। अगर और इसके ऊपर फर्दर आपकी कोई कन्वर्सेशन आप करना चाहें तो डेफिनेटली वी कैन जस्ट डू इट आफ्टर द लेक्चर, ठीक है। तो वी कैन हैव अ मोर कन्वर्सेशन ऑन दैट वन। अभी क्या है कि अभी आपका ये देखिए, अज्यूम करिए MapReduce को हम देखते हैं, MapReduce में आपके पास ये फाइल है, ठीक। अज्यूम करें कि अभी तो चंद वर्ड लिखे हुए हैं ना, बहुत बड़ी फाइल अज्यूम करें, यहाँ पूरी विकिपीडिया का डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये पूरा एक बहुत बड़ा कैबिनेट है, बहुत बड़ा कोई हमारा डेटा वेयर हाउस है जिसके अंदर फाइल स्टोर है। अब जब हमने इसके ऊपर कोई वर्ड काउंट की एग्जांपल करनी है, दिस इज वेरी कॉमन वन, तो हम क्या करेंगे, इस फाइल को छोटे-छोटे टुकड़ों में हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। टुकड़ों में ब्रेक करके उसके ऊपर अपना मैप फंक्शन रन करते हैं कि हम हमारे पास फाइल को चंक्स में कर देते हैं, ठीक है। चंक्स में करने के बाद अब उसके ऊपर हम फिर मैप फंक्शन रन करते हैं, फिर उनको हम कंबाइन करते हैं, और हम करते क्या हैं, बड़े काम को छोटों में डिवाइड करते हैं, उसके ऊपर हम प्रोसेस करते हैं और फिर उसको कंबाइन करते हैं इसके ऊपर जो है, ठीक है। ये MapReduce का है, यू कैन जस्ट गेट अ वेरी हाई लेवल आइडिया कि हम टास्क को बड़े को छोटों में ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक करने के बाद हम आगे उस जो है उसको फिर आगे रिड्यूस कर रहे हैं कि वी आर जस्ट एक्सपेंडिंग एंड देन वी आर रिड्यूसिंग इट, ठीक है। अगर आपको इसकी बिल्कुल भी समझ ना आए तो यू कैन स्किप दिस स्लाइड, क्योंकि MapReduce इट वुड बी अ फुल टाइम इट वुड बी एन इंडिपेंडेंट लेक्चर एंड वी वुड डिस्कस इन क्वाइट डिटेल के MapReduce करता कैसे काम करता है इसके ऊपर जो। बट एनीवे क्योंकि Hadoop थी, हमने इसके ऊपर क्विकली इसका रेफरेंस दे दिया, इसके ऊपर मैं नहीं जानना चाहता हूं। ठीक है, दो तीन क्वेश्चंस हैं। एक अब्दुल्ला जिया का क्वेश्चन है, आई थिंक कि वो अपना माइक ऑन करके आप पूछ सकते हैं। जी अब्दुल्ला।
हेलो जी 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 अब्दुल्ला। सर, मैंने पूछना था कि हम फाइल को अपडेट कैसे करेंगे अगर हम डाटा को में चेंज लेके आना तो, क्योंकि यहाँ तो हम डाटा को एक से ज़्यादा दफ़ा नहीं इसमें प्राइमरीली आपके पास हदूप के टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कि आपकी फाइल्स है ना, अगर आपने इसको करना दिया तो आप इस नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस कि आप जिस तरह आपका इसका आर्किटेक्चर है नहीं आपका जो है कि जिसमें आपने फाइल डेली और उसके ऊपर डेली एडिट कर रहे हैं, आप उसके ऊपर जो है एक्सेस कर रहे हैं उसके ऊपर जो है, यू वुड बी एबल टू डू दैट, ठीक है ना, आप किसी हद तक उसको करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये है ना, लेकिन एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट है नहीं इसका जो है, इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, लेकिन स्टोरेज है, पहले तो स्टोरेज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपकी फाइल है, आपने उसकी मल्टीपल कॉपी सेव कर दी है उसके ऊपर जो है। अब अगला स्टेप क्या है कि आपने उसके ऊपर प्रोसेस करना है, प्रोसेस करना ये होता है कि आप उसको रीड कर रहे हो, रीड करके कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। ये जो एडिट वाला कॉन्सेप्ट है ना इसके ऊपर, ये इसके साथ प्राइमरीली मैच नहीं करता है। I would not say कि ये आप कर नहीं सकते हैं, you always have something but this is not actually made for this thing। जैसे कि इसकी एग्जांपल मैं आपको क्या दूंगा कि अगर आपके पास OLTP डेटाबेस है, OLTP डेटाबेस से भी आप एग्रीगेट्स निकाल सकते हो यूजिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, राइट ना, ये तो नहीं कर सकते कि आप नहीं निकाल सकते हैं, आप उसमें से जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम वही हम जो NoSQL डेटाबेस यूज कर रहे थे उस वही काम उनसे करते थे, वही हम हमारे जो SQL डेटाबेस वो भी हम कर सकते थे, लेकिन वो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो जाता है क्योंकि वो बने नहीं उस काम के लिए जो है। तो मैं व्हाट आई वुड से आंसर वुड बी आइडियली दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट इजी, लेकिन अगर आप करना चाहें, क्योंकि अल्टीमेटली यही है ना कि आपने फाइल उठाई कहीं सेव की हुई है आपके ऊपर जो है, तो यू डेफिनेटली डू दैट। अभी आप बाकी आर्किटेक्चर देखेंगे ना तो इसमें इस तरह की आपकी कोई चीज है ही नहीं है कि आपने उसको रियल टाइम पे एक्सेस करना है, बार बार जाकर उसको चेंज करना है, बट डेफिनेटली अगर आप उसको ओपन करना चाहिए, आप उसको चेंज करना चाहिए, I believe you can do that. This is not something कि आपका immutable एक दफा हो गया तो बस चेंज नहीं कर सकते हैं, but HDFS is not made for that thing कि आपकी real time edits हो जाए, वो चेंजेस होती हैं। It's basically made कि write once and read many आपका जो है, right? सर इसके बाद एक क्वेश्चन खुबैब का है। जी मैं बात करें। सर इसमें हम लाइक किसी तरह की बात है कि हम इसमें लाइक प्री प्रोसेसिंग करनी है, तो वो हम कैसे करेंगे? लाइक कि हमने राइट वंस कर दिया तो उसके बाद इसमें प्री प्रोसेसिंग कैसे कर सकते हैं हम? इसका पता क्या करते हैं, कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं तो कोई बताने आपको बताता हूँ। अब देखिए होता पता है क्या, आपका जो हदूप के अंदर क्या करते हैं, आपके पास आपकी ना डेटा लेयर्स बनती हैं आपकी, जो जिस तरह आपने डेटा कहीं से उठाया अपने लैंडिंग सर्वर पे रखती हैं, ठीक है ना, आपका एक जगह होती है, आप यू कैन टेक इट एज अ स्टेजिंग एरिया, ठीक है। अब वहां पे आपका डेटा आ गया, अब उस डेटा का इस काइंड ऑफ एज इज डेटा जहां से आपने उठाया था, जो उठाया था आपने लाके वहां पे स्टोर कर दिया, फेंक दिया उसके ऊपर जो है। अब आप नॉर्मली ये करने लग जाओ बैठ के, अब आप क्या करते हो, वो डेटा आपका एक वन लेयर बन जाती है आपको, जिसको हम कहते हैं रॉ लेयर, आपकी जो वो रॉ लेयर बन गया। अब इस लेयर से डेटा रीड करते हो, रीड करने के बाद उसमें दरमियान में आपके प्रोसेस होते हैं, यू कैन इन्वॉल्व अ सर्टेन काइंड ऑफ मैपरेड्यूस फंक्शंस, यू कैन इन्वॉल्व सर्टेन लाइक स्पार फंक्शंस हियर, कुछ भी आप समझ लें कि कुछ भी में आप उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं, नई लेयर बनाएंगे, इसकी नई कॉपी बनाएंगे, कॉपी होगी, दैट द पीपल फॉलो। मैंने अभी तक देखा नहीं है कि लोग उसको चेंज करने लग जाएं, रॉ लेयर पे लेके आए और उसी में चेंज करने लग जाएं, ठीक है, क्योंकि इतना ह्यूज डेटा है, वो आपने प्रॉपर डेटा लेने चाहिए, आपका वो भी अपने उसको मेंटेन रखनी होती है। तो पहली कॉपी आपकी आई, आप उसको अब चेंज नहीं कर रहे हैं, आपने जो कुछ भी उस पर ट्रांसफॉर्मेशन करनी थी, प्री प्रोसेसिंग करनी थी, नाउ यू वुड मेक अ न्यू कॉपी ऑफ दिस फाइल्स, दिस इज अ न्यू लेयर, कंसेप्चुअली दिस न्यू लेयर वी कॉल इट एज अ क्यूरेटेड लेयर, जो कि ट्रांसफॉर्म लेयर है, क्यूरेट लेयर है, जहां से आया था उसमें आपने किया, अब रॉ रख लिया। अच्छा अब इसका रैशनल समझिए कि ये इसका फायदा में क्या है। अज्यूम करें कि आपके पास ना हॉस्पिटल का डेटा आ रहा था, पेशेंट्स का जो आपका जो, तो आपने क्या किया कि आपने उसमें से कुछ बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन करके ना आपने उसके नई कॉपी स्टोर कर दी है, ठीक है ना। अब ये जो आपने आपकी क्यूरेटेड लेयर में ना, ये भी मे बी आपकी कोई जिसमें आपने रिपोर्टें जनरेट करनी है, मेरे पास पेशेंट्स कितने आए थे, मेरी डिसीज के पेशेंट्स कितने आ रहे हैं, बिल कितना पे कर रहे हैं, इंश्योरेंस वाले कितने हैं, नॉन इंश्योरेंस वाले कितने हैं, वो आपका वो एक वो सेक्शन जो क्यूरेटेड लेयर है ना वो आपका फिल कर रही है। लेकिन जो रॉ डेटा पड़ा हुआ है, हो सकता है आपको ये रॉ डेटा आपको एमएल मॉडल के लिए चाहिए हो, तो यूजुअली आप ये डिपेंड करता है आपके एलडीएम और पीडीएम के ऊपर, आपकी लॉजिकल और फिजिकल डेटा मॉडलिंग के ऊपर आप करना क्या चाह रहे हैं। क्या अगर आप
रॉ लेयर को लाके उसके बाद अगर आप स्पेस के बारे में कॉन्स्टेंट है, अगर डेटा बहुत बढ़ता जा रहा है, पीपल आल्सो टेंड टू जस्ट लाइक रिमूव दैट लेयर। आप कहते हैं डेटा आता है नॉट लेयर, रिमूव दैट डेटा, आप उस डेटा को आगे ले जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको स्टोर करते हैं, नॉर्मली ये स्टोर किया जाता है, उसकी रीजन ये होती है कि कल अगर आपको किसी और चीज के लिए रॉ डेटा चाहिए तो आप वहां से आप ले सकें। तो लिहाजा नॉर्मली ये प्रैक्टिस नहीं होती कि जहां रखा डेटा उस फाइल्स को बार बार हम उसको चेंज करने लग जाए इसके ऊपर जो, राइट ना। तो इसलिए आपको मल्टीपल आपकी वो मिले कि आपकी फेजेस ऑफ या आपकी मल्टीपल आपकी लेयर्स होती हैं। पहली लेयर में आपका डेटा एज इज पड़ा हुआ, दूसरे में उसमें कुछ चेंजेस पड़ी हुई हैं, मे बी थर्ड के अंदर आपके डेटा वेयरहाउस, आपके डेटा मार्ट्स पड़े हुए हैं, समथिंग लाइक दैट, इस तरह का होता है आपके पास जो है। और हम वही उसमें कॉन्सेप्ट प्राइमरीली यही होता है इस पूरी चेन के अंदर जो है कि आपका बार बार आप उनको चेंज नहीं कर रहे होते हैं। आपके सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा वेयरहाउस ना, आपका जो डेटा मार्ट्स बनाते हैं, तो यू डोंट चेंज द आर्किटेक्चर, सो जस्ट लाइक व्हेनेवर द न्यू डेटा कम्स आप उसमें ऐड करते हो, अपडेट होता जाता है आपका जो है, जस्ट आपका वो अपडेट हो रहा होता है उसके ऊपर जो। ठीक है जी, इज इट क्लियर? ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। यस सर, एक क्वेश्चन हिरा का भी है। जी हिरा। सर मेरा क्वेश्चन है कि कुछ सिस्टम्स होते हैं जो डाटा को हैंडल करते हैं बैचेस में, और कुछ सिस्टम होते हैं कि कंटिन्यूअस डाटा स्ट्रीम में। तो आपने दोनों कंट्राडिक्टरी टर्म यूज किया, मुझे उसका जरा समझ नहीं आया कि वो किस तरह बैचेस भी बना रहा है और स्ट्रीमिंग डाटा को भी हैंडल कर रहा है। अच्छा, एनीवे इसके ऊपर मैंने इसलिए उसको आप कह दिया तो दोनों का आप इग्नोर कर दें, क्योंकि हदूप है ना, हदूप बेसिकली जब हदूप की हम बात करते हैं, हदूप इन प्रिंसिपल आपकी जो है वो दोनों डेटा को हैंडल करता है आपके पास जो है, ठीक है ना। ये बैच लोड को भी हैंडल करता है और आपकी स्ट्रीमिंग को भी करता है। लेकिन जब मैं ये दोनों कहता हूं, इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है आपका कि आपका जो अब करता किस तरह से है, स्ट्रीमिंग वाला पार्ट काफका के थ्रू कर रहा है, और जो बैच वाला पार्ट है वो उसके फॉर एग्जांपल आपने जो बल्क लोड करनी है, आपने स्कूप के थ्रू करनी है, किसी के थ्रू करनी है, वो भी करता है आपके पास जो है, राइट ना। अच्छा, ये है वन पार्ट, तो हमारे पास डेटा इसके ऊपर आ रहा है। जब हदूप के अंदर आपके पास जो प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, दैट इज बैच प्रोसेसिंग। आप इंटरेक्टिव उसमें प्रोसेसिंग कर रहे हैं, आपने कोई भी मैप प्रोड्यूस फंक्शन लिखेंगे तो यू विल सबमिट योर जॉब एंड इट विल बी प्रोसेस्ड एंड यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है ना। इट्स नॉट समथिंग कि आपने एक चीज पूछी फिर दूसरी इसके बाद रिस्पॉन्स होगा, जिससे हमारे कोई इंटरेक्टिव शेल्स होती हैं, ये नहीं होती इसके ऊपर जो है। तो बाय जो इटसेल्फ जो हदूप है उसकी जो अपनी प्रोसेसिंग है वो उसकी आपकी बैच प्रोसेसिंग है, लेकिन जो उसकी डेटा की हैंडलिंग है, जो डेटा इंजेक्शन है उसका जो है, बोथ डेटा आर बीइंग हैंडल्ड है। तो जो स्ट्रीमिंग का डेटा है वो काफका के थ्रू किया जाता है, और जो आपका बैच डेटा आपके पास जो बल्क लोड्स हैं वो स्कूप के थ्रू और फ्लियो के थ्रू, इनके थ्रू आपके हैंडल किए जाते हैं आपके जो, राइट। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, फीडिंग ऑफ डेटा एंड देन लाइक ओवरऑल उसकी प्रोसेसिंग ऑफ दैट डेटा। तो सर हम ये कह सकते हैं कि टोटली ये चीजें जो ना आपकी जो नहीं हम ये और क्लियर हो जाएंगे आपके। आप सॉरी कुछ कहना चाह रही थी, सॉरी मैंने दरमियान में नहीं सर मैं ये कह रही थी, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके अंदर जो बिल्ट इन फंक्शनैलिटी जो वो प्रोसेसिंग है वो हमारी बैच प्रोसेसिंग के थ्रू ही होती है, but data ingestion, if we have to feed data to Hadoop, to HDFS, so that can be both data can be fed, it can be real time, it can be data at rest, दोनों किया जा सकता है उसमें, ठीक है। पाइप से एक तो आपने फेंक दी एक दफा, एक कंटिन्यूसली आ रहा आपका, वो दोनों फीड किया जा सकते हैं, लेकिन आप उनकी जो प्रोसेसिंग है Hadoop करेगा वो बैच में करेगा उसके ऊपर। हिरा, इज इट क्लियर? सर क्लियर है उनको। ओके, परफेक्ट है, गुड है। अच्छा जी, हम आगे आ जाते हैं। अब आगे हमारे पास नेम नोड और डेटा नोड के ऊपर जो है, नाम तो उनके सुने थे आप जो है। तो काइंड ऑफ मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर है। जो HDFS क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल नेम नोड, अ मास्टर सर्वर दैट मैनेजेस द फाइल सिस्टम नेमस्पेस एंड रेगुलेट एक्सेस टू फाइल्स बाय क्लाइंट्स। देयर आर नंबर ऑफ डेटा नोड्स, यूजुअली वन पर in the cluster. Data node manages storage attached to itself.
on them. HDFS exposes the file system namespace and allow user to be stored files. अब क्या है बेसिकली इस पूरी स्टोरी का जो है कि आपके पास नेम नोड होते हैं, डेटा नोड होते हैं, हमें पता ही, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। नेम नोड इज अ काइंड ऑफ मास्टर नोड, आपकी जो डेटा नोड होगी वो आपकी दूसरी होगी। अब नेम नोड कुछ और काम करता है, डेटा नोड जो होता है वो आप, नेम नोड इज मोर लाइक कंट्रोलिंग थिंग्स, और डेटा नोड जो होता है वो इटसेल्फ आपका डेटा स्टोर कर रहा होता है। डेटा नोड मैनेजेस स्टोरेज अटैच्ड टू द नोड्स, ठीक है, दैट दे जो उनकी अपनी स्टोरेज है वो मैनेज करता है, वो एक इंडिपेंडेंट नोड के ऊपर काम कर रहा था और रिपोर्ट कर रहा होता है नेम नोड को जो है। expose a file system namespace and allow user data to be stored in files, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में कि आपका जो HDFS है वो यूजर डेटा उसमें करता है, ठीक है। A file is split into one or more blocks and set of blocks are stored in data nodes, कि जो फाइल कोई भी आती है वो डेटा ब्लॉक्स में आएगी और डेटा नोड्स में आप स्टोर करेंगे इसको जो, ठीक है जी। करते क्या हैं, आपके रीड करते हैं, राइट रिक्वेस्ट को हैंडल करते हैं, परफॉर्म ब्लॉक क्रिएशंस करते हैं, डिलीशन करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं अपॉन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम नेम नोड। ये अभी वही बातें हैं जो हमने अभी पढ़ी थी कि नेम नोड आपके पास कंट्रोल कर रही है, डेटा नोड क्या कर रही है, ये सारे फंक्शन कर रही है प्राइमरीली, जो आपके ब्लॉक क्रिएशन, डेटा स्टोर करने के, डेटा को जिसमें आपके पास आ गई जी रीड रिक्वेस्ट, राइट रिक्वेस्ट, ब्लॉक क्रिएशन, डिलीशन, ये सारी चीजें देख रहा है। इसको हम थोड़ा सा और देख सकते हैं डिटेल में जाके। ये कल मैंने दिखाया था आपको, ये आर्किटेक्चर आपका जो ये आपके पास डेटा नोड्स हैं, ये एक रैक में, ये दूसरा रैक आपके पास है, ठीक है। अब नेम नोड है, ये पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर, मेटा डेटा स्टोर कर रहा है, नेम, रेप्लिका, और उसके पास वो किस जगह पे पड़ा हुआ, उसके ऊपर जो उसकी डायरेक्टरी कौन सी है, ठीक है ना, और मेटाडेटा ऑप्शन वो भी इनको भी हैंडल करता है आपका जो है, ये इनका काम क्या है, रीड राइट रिक्वेस्ट को, रेप्लिकेशन रिक्वेस्ट को, उनको ही हैंडल करता है उसके ऊपर जो, ठीक है ना, जो उसमें की जाती है। तो अभी हम इसको और डिटेल में देखते हैं कि आपके पास नेम स्पेस का हमने जिक्र किया था, ये क्या चीज है। तो फाइल सिस्टम विद डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, ठीक है, जो हमारा इसका जो हदूप का जो फाइल सिस्टम है हायरार्किकल है विद डायरेक्टरीज एंड फाइल्स, ठीक है। आप जिस तरह आप यहाँ डायरेक्टरीज बनाते हैं वहां पर डायरेक्टरीज बनेगी, ठीक है। क्रिएट, रिमूव, मूव, रीनेम, इस तरह आप उसमें फंक्शंस कर सकते हैं। नेम सिस्टम, जो नेम नोड है वो आपका फाइल सिस्टम को मेंटेन करता है। Any meta information changes to the file system recorded by the name node, ठीक है। कोई भी आपकी इंफॉर्मेशन जो आपकी फाइल सिस्टम के बारे में चेंज होगी, ठीक है, जिसमें अभी मैं बताता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल कोई फाइल का नाम चेंज हो रहा है, किसी के अंदर और चेंजेस की जा रही हैं, तो वो सारी इसके अंदर वो उसमें वो चेंज करेगा उसके ऊपर जो, ठीक है। एन एप्लीकेशन कैन स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रेप्लिकास ऑफ द फाइल नीडेड, ठीक है। आप उसको शुरू में बताते हैं कि मेरे जैसे कितने रेप्लिकास चाहिए होते हैं, तो वो आपका सिस्टम उस तरह से देख रहा होता है, ठीक है। उतने मिनिमम अगर 3 के हैं तो उसको 3 को मेंटेन करेगा। रेप्लिकेशन फैक्टर ऑफ द फाइल, दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन नेम नोड, ठीक है। तो थोड़ा सा हम और इसको अच्छा, ये इसको जस्ट टू रिपीट कि प्राइमरीली यहाँ पे हमने जो फाइल सिस्टम है ना उसके बारे में हमने बताई है कि इसमें आप डायरेक्टरी सिस्टम होता है, नेम, रिमूव, ये वाले सॉरी क्रिएट, मूव की ये कमांड्स होती हैं, और मेटा इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। और मेरा ख्याल में इसमें कोई खास चीज नहीं थी। आगे हम फर्दर हम मजीद नेम नोड और डेटा नोड के हम फंक्शनलिटीज को देखते हैं, वहां पे और हमें क्लैरिटी आएगी इसकी। अच्छा, अब डेटा रेप्लिकेशन क्या है कि HDFS इज डिजाइन्ड टू स्टोर वेरी लार्ज फाइल्स अक्रॉस मशीन्स इन अ लार्ज क्लस्टर। ईच फाइल इज सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स, फाइल है ना, सीक्वेंस ऑफ ब्लॉक्स उसको कंसीडर करते हैं। All blocks in the file except the last are of the same size, ठीक है। अगर हम उसको 64 MB का हम एक ब्लॉक रख रहे हैं तो सारे ब्लॉक सेम होंगे, आखिरी वाला आपका छोटा होगा, तो उसमें आपको जो एक्स्ट्रा डेटा आपका आ रहा होगा उसका जो है। ब्लॉक्स आर रेप्लिकेटेड, जो ब्लॉक है उनको रेप्लिकेट किया जाता है। ब्लॉक साइज एंड रेप्लिकास आर कॉन्फ़िगरेबल पर फाइल। The name node receives a heartbeat and block report from each data node in the cluster. The block report contains all the blocks on the data node. This is important. Here I need your attention because here the story begins. अब देखिए, we have basically 2 sets of nodes. One is a name node जो control करता है, and then there is a data node, right? अब क्या है कि name node receives a heartbeat and a block report from each data node in the cluster. अब क्या करता है नेम नोड जो है, हर जो आपका जो डेटा नोड है इससे वो 2 चीजें कर रहा होता है आपके पास। एक तो हार्ट बीट आ रही है, उसको जो हार्ट बीट इज जस्ट अ पल्स, इस सिग्नल्स, एक्सचेंज ऑफ सिग्नल्स व्हिच शो द लाइवलीनेस ऑफ बोथ नोड्स, जो नेम नोड को बता रहा है कि यस आई एम लाइव, ठीक है। तो दूसरा जो है उसको बता रहा है ब्लॉक रिपोर्ट। ब्लॉक रिपोर्ट क्या है, हर नेम नोड जो है
वो अपनी एक ब्लॉक रिपोर्ट मेंटेन कर रहा होता है कि मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स का डेटा आया, कौन कौन से ब्लॉक्स आए और कहाँ कहाँ स्टोर है आपके, जो है वो पूरी इसके पास ब्लॉक रिपोर्ट होती है। ब्लॉक रिपोर्ट कंटेन्स ऑल द ब्लॉक्स ऑन अ डेटा नोड। ठीक है जी। अब इस पूरी स्लाइड में हमने जो बात करने की है वो ये है कि आपके पास ओवरऑल आप जो मेन नोड है या आपका डेटा जो रेप्लिकेट किया जाता है, ठीक है, और उसमें जो मुख्तलिफ ब्लॉक्स में फाइल्स हम उसको ब्रेक करते हैं और उस फाइल उसकी जो एक डेटा नोड के ऊपर उसकी ब्लॉक रिपोर्ट मेंटेन की जाती है। राइट जी। ओके, यहाँ पे सॉरी थोड़ा वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस वंस यू विल रीड इट, ठीक है, प्रॉपर्ली जो द प्लेसमेंट ऑफ रेप्लिका। अब पहले क्या था कि आप ओवरऑल रेप्लिकास करते कैसे हैं आपके, जो है, ठीक है ना, तो आप बेसिकली ब्लॉक्स होते हैं आपकी, अगर एक फाइल के 3 ब्लॉक्स हैं तो आपकी एक पे स्टोर होंगे, उसकी कुछ रेप्लिकास बाकी पे स्टोर होंगे, तो वो आपके रेप्लिकेट हो रहा होगा आपका, जो राइट। लेकिन अब उसकी रेप्लिका प्लेसमेंट क्या होती है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अब इसको हम रैक अवेयरनेस भी कहते हैं। प्लेसमेंट ऑफ रेप्लिकास इज क्रिटिकल टू एचडीएफएस रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। ठीक है, कि आपने कहां रखा है, जो हमने कहा था तो शुरू में थ्रू, तो इसलिए आप उसकी ऑप्टिमाइजिंग रेप्लिका प्लेसमेंट डिस्टिंग्विशेस एचडीएफएस फ्रॉम अदर डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम्स। आई थिंक इट्स क्लियर, क्योंकि ये उस तरह रैंडमली नहीं थ्रो करता, इसको ऑप्टिमल वे में करना चाह रहा होता है। Still it is not, it's always a question mark how optimal it is, but anyway this is, we have some kind of heuristic कि हम किस तरह से अपनी fault tolerance को enhance कर सकते हैं और हमारी access को fast कर सकते हैं। So rack replica placement, what does it mean? Goal is improve reliability, availability and network bandwidth utilization। ठीक है, this is very important। तो rack awareness का मतलब क्या है कि improve reliability, कि अगर कोई चीज फेल होती है तो हमने इस तरह को इंटरप्रेट करना है कि हमारा क्लस्टर और रिलायबल हो जाए। ये नहीं कि एक क्लस्टर एक हुई है आपकी तो वो सारा कुछ उसी पे पड़ा हुआ था आपका। नो, वी वांट टू कि उसकी रिलायबिलिटी बढ़े, अवेलेबल हो आपका जो। सेकंड थिंग इज कि आप इतना भी इसको सेपरेट ना कर दें आपका कि वो आपको आपकी नेटवर्क बैंडविड्थ इतनी बढ़ जाए आपकी जो है यूटिलाइजेशन की, आपका नेटवर्क ही रोक रहे हर वक्त क्लस्टर आपका बैठा रहे। नो, दिस इज नॉट थिंग, वी हैव टू कम द मिडल। अच्छा, मेनी रैक्स कम्युनिकेशन बिटवीन रैक्स आर थ्रू स्विचेस। जो आपकी जब रैक्स होते हैं तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन थ्रू स्विचेस की होती है। जब तरह मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था कि आपका पूरा रैक है आपके पास, उनकी आपस में जो कम्युनिकेशन है वो स्विचेस के थ्रू हो रही होगी। उसके बाद ये है कि नेटवर्क बैंडविड्थ बिटवीन द मशीन्स ऑन द सेम रैक इज ग्रेटर देन दोज इन द डिफरेंट रैक्स। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि अब आपने जब डेटा प्लेस करना, अपना क्लस्टर बनाना है, तो यू नीड टू बी केयरफुल कि जो मशीनें आपके एक रैक पे पड़ी हुई हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन फास्ट है। यू हैव यूजुअली लाइक काइंड ऑफ सर्टेन गीगाबिट बैंडविड्थ अमंग देम। तो यहाँ पे आप डेटा की मूवमेंट अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका वो एक रैक से दूसरी रैक में जाना, तो प्लीज इसको स्विच के थ्रू पास करके जाएगा, तो जिसके ऊपर आपकी वो बैंडविड्थ और चौक होगी आपकी जो है। तो ये आपकी अक्सर ज्यादा होती है, जो आपकी इंटर रैक आपकी कम्युनिकेशन होती है या बैंडविड्थ होती है वो कम होती है आपकी जो है। ठीक है, यू हैव टू कंट्रोल योर डेटा ट्रांसमिशन अकॉर्डिंगली, कीपिंग दिस इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इन योर माइंड। डिटरमिन द रैक आईडी फॉर ईच डेटा नोड। ठीक है, को पता होगा कि ये मेरे पास जो डेटा नोड है किस रैक आईडी के अंदर पड़ा हुआ, ताकि वो उस तरह से अपने उसको ऑप्टिमली स्टोर कर सके। ये नहीं कि आपने रैंडमली सारी मशीनें जो आपके साथ अटैच है उनके आप डेटा स्टोर। रेप्लिकास आर टिपिकली प्लेस्ड ऑन यूनिक रैक्स। ठीक है, टिपिकली you try to replace on unique rack. This is something where you want to be extremely careful. You don't want to compromise on these things. This is one approach. ठीक है, simple but not optimal. ठीक है, क्योंकि आपने सिंपली कहा जी मुझे रैक डिफरेंस खत्म, सॉरी जी। लेकिन राइट्स आर एक्सपेंसिव, रेप्लिकेशन फैक्टर इज 3। ठीक है, another research topic, I mean these are important things, still open to research. So दूसरे नंबर पे क्या है, replicas are placed in this way, one on a node in the local rack, one on a different node in the local rack and one on a different rack. अब दोबारा करता हूँ, आपने एक रेप्लिका आपने लोकल रैक पर जो आपकी मशीन थी उसके ऊपर रख दिया। ठीक है, दूसरा एक तो जिस मशीन के ऊपर रेप्लिका था वो रखा, अब दूसरा रेप्लिका आपने उसी रैक के अंदर किसी और मशीन पे रख दिया। तो अब एक रैक के अंदर हमारे जो डेटा के 2 रेप्लिका पड़े हुए, राइट जी।
तीसरा रेप्लिका क्या कर रहे हैं, आप उसको किसी और रैक पे रख रहे हैं। अब रैशनल क्या है कि दोनों को इकट्ठा रखने का मतलब क्या है कि आपने अगर एक से आपको डेटा करप्ट हो गया है तो यूजुअली अज्यूम कि यहाँ पे ये 2 होंगे, तो यू वुड मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ दिस डेटा वुड बी इन दिस रैक, ठीक है ना। तो अगर एक एक्सेस नहीं हो रहा है तो उसी रैक से आपको उसी एक नोड से आपको उसी दूसरे नोड के ऊपर सेम रैक के ऊपर लेके जाना वो आसान होगा आपका जो है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर वो रैक पूरे का पूरा डिस्कनेक्ट हो गया है या फेल हो गया है, तो नाउ द ऑप्शन वुड बी यू वुड हैव टू मूव टू द थर्ड रैक, जो आपका नेक्स्ट रैक होगा उसको जो है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम दोनों रैक को जो नोड्स को इकट्ठा करके वहां पे जो रेप्लिका रखे हुए हैं दूसरा पिक किया जा सकता है, और अगर आप वो पूरा रैक फेल हो जाएगा तो वी हैव अ बैकअप ऑप्शन, ठीक है। दिस इज अनदर लाइक काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दिस वन, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होगा, वन ऑफ द रेप्लिकास आर ऑन द नोड, सेकंड जो 3 दैट विल बी ऑन द सेम रैक, एंड वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर आपके जो उसमें क्रॉस हो जाते हैं कि आपके जो, तो वही मैंने जो भी बात की है कि आपका बेसिकली एक आपका लोकल नोड के ऊपर होगा और 2 आपके सेम रैक में पड़े होंगे आपके पास, और जो थर्ड है वो आपका किसी और रैक के ऊपर पड़ा होगा, ठीक है ना। आई थिंक इज क्लियर द रेप्लिका प्लेसमेंट इज जस्ट वी नीड टू बी केयरफुल बिकॉज़ मे बी इट साउंड सिंपल बट वंस यू हैव टू डील विद लाइक पेटाबाइट्स ऑफ डेटा सो इट बिकम्स क्वाइट चोकिंग। ओके जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं है, अदरवाइज वी कैन जस्ट मूव फॉरवर्ड। Okay, replica selection for read operations. HDFS tries to minimize the bandwidth consumption and latency, as I just mentioned. If there is a replica on the reader node, then that is preferred. हालांकि हम उसका जो है HDFS cluster में spam multiple data centers, the replica in the local data center is preferred over the remote one. So this is just like preference कि अगर आपके पास आपका है, of course you can be very like risk averse. Your 2 replicas in the same data center and made one in another data center, but you usually try to have more like data closer to each other ताकि उसमें करें, और at least ये जो पहले मैंने arrangement बताई है, here you get reasonable guarantee unless your whole data center is it has some issues. अच्छा जी, very important concept, safe mode क्या होता है? safe mode क्या होता है कि ऑन स्टार्टअप नेम नोड एंटर द सेफ मोड। जब भी आप अपना क्लस्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक, क्लस्टर का मतलब क्या है कि आपने नेम नोड पूरा क्लस्टर रीस्टार्ट किया है, तो ये सेफ मोड के अंदर जाता है आपका जो है, ठीक है। अब सेफ मोड में क्या होता है, रेप्लिकेशन ऑफ डेटा ब्लॉक्स डू नॉट अकर इन सेफ मोड, कि आप नॉर्मली क्या होता है कि आपका डेटा रेप्लिकेट हो सकता है, अब यहाँ पे नहीं होगा आपका सेफ मोड में। ईच नोड डेटा नोड चेक्स इन विद द हार्टबीट एंड ब्लॉक रिपोर्ट, कि जितने डेटा नोड हैं आपके तो चेक इन करेंगे आपके पास वो आपके जो नेम नोड के ऊपर, एंड दे विल सबमिट देयर ब्लॉक रिपोर्ट कि जी मेरे पास ये ब्लॉक है, आई एम अलाइव, ठीक है जी, ये उसने काम कर दिया। नेम नोड वेरीफाइज दैट ईच ब्लॉक हैज एक्सेप्टेबल नंबर ऑफ रेप्लिकास। अब उसके पास सारे आगे पूरा उसका मेटाडेटा पड़ा हुआ है कि मेरे पास टोटल डेटा ये है, इतने मेरे पास आपके रेप्लिकास हैं, ठीक है। हर ब्लॉक के कितने रेप्लिकास की मुझे रिपोर्ट आ चुकी है कि वो अलाइव हैं आपके जो है, क्योंकि दे विल गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस ब्लॉक रिपोर्ट, ठीक है जी, जो हर और डेटा नोड से उसको मिल रही है आपके पास जो है, ठीक है। तो अब जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई है कि अब नेम नोड के पास आएगी कि आपके पास तमाम ब्लॉक्स रिपोर्ट आ गई, ठीक है। अब उनको उसका काउंट भी आ गया कि मिनिमम उनका जो रेप्लिका फैक्टर था वो अचीव हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है नहीं, और आफ्टर configurable percentage of safely replicated blocks check in with the name node exit the safe mode। जब उसको पता चला जी मेरे पास फॉर एग्जांपल डेटा जो था वो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास जस्ट हाइपोथेटिकली आई हैव 1 मिलियन डेटा ब्लॉक्स, ठीक है। अब 1 मिलियन डेटा ब्लॉक्स में जब उसने देखा कि 80% ऑफ चेक-इन्स हो गए हैं मेरे पास जो है, देन इट कैन एग्जिट द सेफ मोड, ठीक है ना। और उसको देखेगा कि अगर आपके पास सर्टेन जो ब्लॉक्स हैं उनकी वो आपका जो जिनके ऊपर वो पड़े हुए, इफ देन मेक्स अ लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स दैट नीड टू बी रेप्लिकेटेड, नेम नोड देन प्रोसीड्स टू रेप्लिकेट दीस ब्लॉक्स टू अदर डेटा नोड्स, कि जहां वो पड़े थे उनको चेक करेगा कि इनकी यहाँ पे इसकी आपको हार्टबीट आ रही कि नहीं आ रही है। अगर वो जहां पे पड़े हुए तो वहां आपको हार्टबीट नहीं आ रही है जिन डेटा नोड्स के ऊपर जो है, तो देन it will consider this kind of replica जो है उसको समझेगा कि आपका यहाँ पे आपका is not right, ठीक है ना, उसको वो डिस्कार्ड कर देगा और उसको कहीं और एक रेप्लिका उसकी कॉपी बना लेगा उसके ऊपर जो है, ठीक है ना, तो उसकी रेप्लिकेशन उसको शुरू कर देगा उसकी। इधर क्लियर, ये बड़ी बात है सेफ मोड स्टार्टअप वाली।
मैं क्विकली रिपीट करता हूँ फॉर एनीवन, अगर किसी को समझ ना आई हो तो। आपका जब दो चीजें आपके पास, नेम नोड, डेटा नोड। नेम नोड के ज्यादा कंट्रोलर है, डेटा नोड आपका क्या है, प्राइमरी इस पर डेटा पड़ा हुआ है। अब जब एंटर हुआ, क्लस्टर रीस्टार्ट किया, नेम नोड सेफ मोड में चला गया। अब इसमें, अब सेफ मोड में गया है तो इसमें कोई रेप्लिकेशन अभी तक नहीं हो रही है। अब डेटा नोड जो है तो सारे इसको ब्लॉक रिपोर्ट भेज रहे हैं उसके जो, ठीक है। अब जब ब्लॉक रिपोर्ट इसके पास आ गई है, एक रीजनेबल नंबर में आ गई है, तो अब उसके बाद चेक करेगा कौन कौन से ब्लॉक्स जो है वो मिनिमम रेप्लिका से कम है। जहां जहां कम है उनको बाद में सेफ मोड को एग्जिट कर देगा और वहां उसकी रेप्लिकेशन कर देगा। वेरी सिंपल। अच्छा जी, उसके बाद आपका फाइल सिस्टम मेटाडेटा, HDFS नेम स्पेस इज स्टोर्ड बाय, अब नेम नोड के ऊपर क्या कुछ हमारा स्टोर होता है। HDFS जो नेम स्पेस है इज स्टोर्ड बाय नेम स्पेस, by name node. Name node uses a transaction log called edit log to record every change that occurs to the file system metadata. For example, अगर आप उनको नई फाइल बनाते हैं, अगर आप किसी का रेप्लिकेशन फैक्टर चेंज करते हैं, अगर आपके edit log is stored on the name node's local system. अब यहाँ पे दो हमारे पास kind of important हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स आएंगी। वन edit log, other one is FS image. राइट जी। पीछे क्या था, हमने जो बात की थी वो थी डेटा रिपोर्ट, ब्लॉक रिपोर्ट। ब्लॉक रिपोर्ट कौन दे रहा था, आपका डेटा नोड, जो अपने तमाम ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन दे रहा था उसके पास है, ठीक है। लेकिन ये क्या आपके पास अब नेम नोड दो आपकी डेटा स्ट्रक्चर्स को मैनेज कर रहा है, एडिट लॉग एंड एफएस इमेज। जो एडिट लॉग है इसमें पूरी आपकी फाइल सिस्टम का मेटाडेटा पड़ा हुआ है, फाइल्स आपकी आई कहां से, आपकी उसकी उसका ये चीजें लिखी हुई है इसके ऊपर, जो उसका कोई नाम तो नहीं चेंज हुआ, उसका रेप्लिकेशन फैक्टर चेंज नहीं हुआ, जो चीजें वहां पे सारी उसके अंदर ये एडिट लॉग स्टोर कर रहा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच एक्चुअली मेक्स दिस होल HDFS थिंग जो है, ठीक है ना, क्योंकि हम अपने नेम नोड के ऊपर सारी चीजें हम स्टोर कर रहे हैं, हमें पता कौन सी चीज कहां पड़ी हुई है। अच्छा, कब चेंज हुई है इसकी जो एंटायर file system namespace including mapping of the blocks to the file and file system properties is stored in a file FS image stored in name node's local system. अब ये this is a kind of like bigger data structure. जो कुछ भी आपकी चीजें हैं, entire file system namespace, mapping of the blocks to the files, कौन सी फाइल थी, किन किन ब्लॉक्स में कितने ब्लॉक्स बने, कहाँ कहाँ वो ब्लॉक्स स्टोर हैं आपके पास जो है, ठीक है। एंड फाइल सिस्टम प्रॉपर्टीज इज स्टोर्ड इन अ फाइल एफएस इमेज, ठीक है ना। तो उस एफएस इमेज को पूरा फाइल सिस्टम इमेज एक बनता है तो एक जगह पे आपका स्टोर कर देते हैं उसको जो, ठीक है। तो ये भी आपका जो नेम नोड है उसके लोकल फाइल सिस्टम के अंदर स्टोर हो रहा था आपके पास जो है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपके पास नेम नोड के पास दो चीजें स्टोर हो रही हैं, वन एडिट लॉग एंड सेकंड वन इज अ एफएस इमेज, ठीक है जी। इसमें आपकी जो फाइल सिस्टम में चेंजेस हो रही हैं वो आप स्टोर कर रही हैं, और इसमें जो एफएस इमेज इज अ बिगर थिंग, इस होल पिक्चर के हमारे पास क्या कुछ था उसको स्टोर कर रहा है, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं नेम नोड के ऊपर। अब तक हमने क्या किया है, कोई इसका रीकैप ताकि हम लॉस ना हो। सिंपली पहले वाला पार्ट जो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, हमने अभी तक इसके ऊपर ये इसकी फीचर्स देखी, फीचर देखने के बाद फॉल्ट टॉलरेंस का आपको पता है कि हम उसमें अज्यूम करते हैं कि जब भी कोई चीज फेल होगी दूसरी आ जाएगी, और वो यही कर रहे हैं ना हम अभी जो है। जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा है तो वो सेफ मोड में जा रहा है, एप्लीकेशन फैक्टर चेक होता है, तो उसी तरह से हम हमारा सिस्टम का आर्किटेक्चर इस तरह है कि वो फॉल्ट टॉलरेंस, डेटा की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने क्विक देखा इसके ऊपर जो है, ठीक है। इसको बेशक अभी छोड़ दें आप जो है। उसके बाद नेम नोड डेटा नोड के बारे में देखा, नेम नोड कंट्रोल करता है, डेटा नोड जो होते हैं वो एक्चुअली डेटा स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। कुछ इसके आर्किटेक्चर को देखा, ये मैंने इसका फाइल सिस्टम नेम स्पेस को देखा कि आपका जिस तरह डायरेक्टरीज बनती हैं, आप क्या कुछ उसमें क्रिएट रिमूव और किस तरह की आपकी चीजें उसमें आप एक्शंस करते हैं, ठीक है। डेटा रेप्लिकेशन को हमने देखा कि आपके ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक्स रेप्लिकेट होते हैं, ठीक है। फिर उसकी रेप्लिकेशन जो स्कीम्स हैं उनको हमने देखा कि वो किस तरह से आपकी स्कीम्स होती हैं। फिर उसके बाद हम आपकी जो आप जब रीड कर रहे हैं तो रेप्लिका सिलेक्शन कैसे करते हैं ताकि हम अपनी थ्रूपुट को बढ़ा सकें। तो जो उसके करीब तीन आपका रेप्लिका होता था वो हम लेते हैं, ये नहीं हम लेते कि ओरिजिनल वाला लेके आओ जो पहले स्टोर हुआ था। नो, हमारे लिए सारे रेप्लिका बिल्कुल रीड ऑन लिया ना आपके पास, तो वहां से कर लेंगे। दिस अगेन आल्सो अ प्रॉब्लम कि अगर बार बार आप एडिट कर रहे हैं यू वुड ऑलवेज हैव अ काइंड ऑफ इशू कि आपने शायद वो एडिट ना कर दिया हो। इस आप अज्यूम करते हैं कि जो एक खास फाइल है वो आपकी कंसिस्टेंट है, आपका कंसिस्टेंसी इशू नहीं आता उसके ऊपर जो।
सेफ मोड की बात की हमने कि जो ही हम सेफ नोड स्टार्ट होता है हमारा, वो उसका मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद फाइल सिस्टम मेटा डेटा जो है उसमें ने दो चीजें देखी जो नेम नोड के ऊपर होती हैं। यहाँ पे हमने ब्लॉक रिपोर्ट की बात की हमने इसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद हम जो आपको डेटा नोड आपको नेम नोड को भेजता है, और यहाँ पे दो हमने डेटा स्ट्रक्चर की बात की जो नेम नोड के लिए, दैट इज एडिट लॉग एंड एफएस इमेज, जो कि आपके दोनों उसके लोकल स्टोर के ऊपर, नेम नोड के लोकल स्टोरेज के ऊपर आपकी सेव हो रही होती हैं। और वो क्या कर रही होती हैं, आई जस्ट एक्सप्लेन, ठीक है। कि एडिट लॉग में आपकी मोर काइंड ऑफ आपकी इंफॉर्मेशन होती है, मेटा डेटा होती है, और जो एफएस इमेज आपकी इस काइंड ऑफ बिग पिक्चर आपके पास है, ठीक है। कि हम आगे में देखेंगे, हम 4 पॉइंट्स भी बना रहे होते हैं इसके ऊपर जो, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन सो फार, ठीक है। उसके बाद हम अगला स्टेप होगा कि हम नेम नोड और डेटा नोड को हम डिटेल में देखते हैं फर्दर इसके ऊपर जो है कि ये क्या करते हैं, और ये आगे इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का? सर अगर कुछ